हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो स्टूडेंट, ये हमारा क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का अब आज हमारा ये लेक्चर नंबर 5 होने जा रहा है। ये हमारा लेक्चर 5 आपके एक्सरसाइज 5.2 पे जो बचे हुए प्रॉब्लम्स थे, प्रॉब्लम 11 टू प्रॉब्लम 20 हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, ये आपका एक्सरसाइज 5.2 का पार्ट 2 है। ठीक है, पार्ट 1 हमने लास्ट में बताया था, उसमें हमने 1 to 10 प्रॉब्लम सॉल्व किए थे। ठीक है स्टूडेंट, तो आप लोग प्लीज वीडियोस को कंप्लीट वॉच करें और आप लोग जो है प्लीज स्किप नहीं किया करें। अगर स्किप करेंगे तो आप ही का प्रॉब्लम है, आप ही के साथ प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि कोई ना कोई कॉन्सेप्ट, कोई ना कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन छूट जाएगा और जिसका खामियाजा आपको एग्जाम में भुगतना पड़ेगा। ठीक है ना, तो प्लीज स्किप नहीं करें। ठीक है, और जो भी हमारे स्टूडेंट हैं, चाहे वो हमारे क्लास 9th 10th 11th 12th या और भी जो बैचलर कोर्सेज में जहां भी मैथमेटिक्स पढ़ाई जाती है, जिस भी सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, अगर वो मिनिमम 5 to 10 के ग्रुप में हैं, तो हम उनके लिए जूम पे जो है ऑनलाइन क्लास अरेंज किए हुए हैं। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट अगर पर्सनल क्लासेस चाह रहे हैं, अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट मिनिमम 5 to 10, ओके, अगर आप चाह रहे हैं तो आप हमसे जूम पे कनेक्ट होकर के आप हमसे पर्सनल क्लासेस ले सकते हैं। चाहे कोई कंपटीशन का आप प्रिपरेशन कर रहे हो, यानी कोई भी मैथमेटिक्स से रिलेटेड आपके जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी आप जो है जिस भी लेवल के स्टूडेंट्स हैं, आप प्लीज हमसे कनेक्ट होइए और जूम पे हम आपके लिए पर्सनल क्लासेस का अरेंजमेंट किए हुए हैं। ठीक है, तो आप आसपास के स्टूडेंट को देखें, अगर कोई भी स्टूडेंट आपके आसपास कनेक्ट होना चाह रहा है, सीखना चाह रहा है मैथमेटिक्स, तो मोस्ट वेलकम, आप हमसे जूम पे कनेक्ट होइए, हम आपको पर्सनल क्लासेस भी अरेंज करेंगे। ठीक है ना, तो चलते हैं आज के अपने बाकी बचे हुए एक्सरसाइज 5.2 के प्रॉब्लम्स पे, प्रॉब्लम 11 टू प्रॉब्लम 20, और इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट, अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज का पहला प्रॉब्लम, जो कि प्रीवियस लेक्चर में आपने देखा था, हमने प्रॉब्लम 1 to 10 जो है सॉल्व किया था इस एक्सरसाइज 5.2 का। तो ये आपका आज का पहला प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर 11। ठीक है, प्रॉब्लम 11 सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है प्रॉब्लम 11? विच टर्म ऑफ एपी, ये एपी आपका दिया हुआ है 3, 15, 27, 39 और ये आगे चलता जा रहा है, विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। ठीक है, मतलब कौन सा टर्म होगा इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, ये जो दिया हुआ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, इसका कौन सा वो टर्म होगा जो 54th टर्म से 132 ज्यादा होगा। ठीक है, तो हमने मान लिया वो टर्म कौन सा होगा, nth टर्म होगा। यानी अगर मैथमेटिकली लिखे तो ये क्या कहना चाह रहा है, an माइनस a54 इज इक्वल टू हाउ मच, 132। यही तो कह रहा है ये, इसको हमने ऐसे लिख दिया। ठीक है, मैथमेटिकली। और बाकी जो दिए हुए डेटा है, a1 यानी a की वैल्यू 3, d यानी सक्सेसिव यानी 15 माइनस 3 सक्सेसिव टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म 15 माइनस 3 इज इक्वल टू 12। अब ये देखें स्टूडेंट कि आपको तकरीबन बहुत कुछ यहां से मिल चुका है। ठीक है, अब आप लिखिए a54 के लिए फॉर्मूला, फॉर्मूला यही है जो पहले से यूज होता आ रहा है नेट टर्म के लिए, एपी के नेट टर्म के लिए, n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है ना, तो 54 के लिए जब हम लिख रहे हैं तो a54 कितना मिल गया, 639। अब 639 मिल गया और ये मैथमेटिकली हमने एक्सप्रेशन लिखा हुआ था। अब इस एक्सप्रेशन में ले जाकर जब हम a54 का वैल्यू पुट करेंगे, इट इज गिवन an माइनस a54 इज इक्वल टू 132। यहां पे आप जो है a54 की वैल्यू पुट करें और a54 की वैल्यू हमने रख दी 639 और इसमें 132 ऐड कर दिए, तो हमको an मिल गया कि नहीं मिल गया, an इज इक्वल टू हाउ मच, 771। ठीक है, अब बताओ an आपको मिल गया। ठीक है, an आपको मिल गया 771, आपको a पता है 3, आपको d पता है 12। ये बताओ स्टूडेंट, n निकाल सकते कि नहीं निकाल सकते? बहुत ही आसानी से निकाल सकते इस फॉर्मूले को यूज करके। इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, क्या लिखेंगे, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है ना, an कितना है 771, a कितना है आपका 3 प्लस n माइनस 1, n आपको पता नहीं है, d पता है 12। ठीक है, ये 3 आपका इधर जाएगा, कितना हो जाएगा 768, ये हो जाएगा आपका 12n माइनस 12, ये इधर जाएगा, यानी 12n इज इक्वल टू हो जाएगा 780। क्या हो जाएगा 780 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा,
ये आपका हो गया 780। अब n इज इक्वल टू क्या बनेगा 780 डिवाइडेड बाई 12 क्या हो जाएगा 6 टाइम्स इसको जाएगा तो क्या बनेगा 70 12 5 जा कितना होता है 60 एंड 12 6 जा 72 72 हो गया इसमें से 6 बच रहा है 60 हो गया 12 5 जा 65 ठीक है तो आप यहां से n का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं कितना आ रहा है 65 यहां पे क्या आ रहा है n इज इक्वल टू 65 यानी क्या कर रहा है सो द 65th टर्म विल बी 132 मोर देन इट्स 54 टर्म तो आई होप आप लोगों को ये सोल्यूशन समझ में आया होगा हमने इसमें थोड़ा सा डिफरेंट वे में चले हैं यहाँ पे डिफरेंट वे में चले हैं इट्स डजंट मैटर ठीक है आप फ्री हैं जिस वे को फॉलो करें लेकिन फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट आपको वही यूज करना है और आपका कैलकुलेशन हो सकता है कोई दूसरे रास्ते से चले कोई तीसरे रास्ते से चले लेकिन लास्ट में आंसर n इज इक्वल टू 65 ही आएगा ठीक है ना तो आई होप आप लोगों को इसका सोल्यूशन समझ में आया होगा ठीक है स्टूडेंट तो चलते हैं अगले प्रॉब्लम पे देखते हैं क्या है अगला प्रॉब्लम ठीक है स्टूडेंट अब हम लोग आ चुके हैं अपने प्रॉब्लम नंबर 12 पे ठीक है ये थोड़ा बड़ा एक्सरसाइज है तो एक एक करके हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं ठीक है तो क्वेश्चन को अच्छे से देखें और उसको जो दिया हुआ डेटा है उसको पहले लिख लें ताकि आपको जो है बाकी चीजें निकालने में आसानी हो ठीक है तो देखें 2 एपीज यानी क्या है 2 एपी है एक एपी नहीं है अभी तक एक एपी की बात चल रही थी अब यहां पर थोड़ा सा क्वेश्चन और थोड़ा सा टफ कर रहा है कह रहा है कि 2 एपीज यानी दो अलग अलग एपीज हैं हैव द सेम कॉमन डिफरेंस उनका जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है सेम है द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100 क्या है उनके 100th टर्म का डिफरेंस कितना आ रहा है 100 व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म 1000th टर्म का डिफरेंस क्या होगा उन एपीज का ठीक है तो हमने क्या मान लिया कि वो दो जो एपीज हैं लेट द टू एपीज आर AP1 एंड AP2 ठीक है क्या है वो दोनों एपीज एक AP1 होगा और एक AP2 होगा Their first term are x and y respectively यानी AP1 का फर्स्ट टर्म क्या है x और AP2 का फर्स्ट टर्म क्या है y and their common differences are D1 and D2 और पहले का कॉमन डिफरेंस D1 और दूसरे कॉमन डिफरेंस D2 ये हमने क्या कर लिया स्टूडेंट मान लिया अगर दो AP आपको कहने होंगे तो दोनों एपीज के लिए हमने क्या मान लिया फर्स्ट टर्म जो है एक का x दूसरे का y और कॉमन डिफरेंस एक का D1 और दूसरे का D2 लेकिन पहले ही लाइन में बोल रहा है कि दोनों एपीज का कॉमन डिफरेंस क्या है सेम है इट मीन D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू D से हमने मान लिया कि जो दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है वो क्या है D है ठीक है अब आ जाइए फॉर AP1 AP1 के लिए 100th टर्म का फॉर्मूला लिखिए A100 इज इक्वल टू A प्लस 100 माइनस 1 इंटू D1 A100 को हमने क्या मान लिया P बोल दिया हमने इसको जो A100 निकल के आएगा AP1 का उसको हमने क्या बोल दिया P मान लिया आसानी के लिए ठीक है ज्यादा बार बार A100 लिखने की जरूरत ना पड़े आसानी के लिए हमने A100 को क्या मान लिया P मान लिया बार बार A100 आएगा इसमें भी A100 आएगा तो कंफ्यूजन नहीं होगा कि किसका A100 है AP1 का कि AP2 का ठीक है इसीलिए हमने क्या मान लिया A100 को हमने यहाँ पे P मान लिया ठीक है ऐसे आ जाइए तो क्या फॉर्मूला क्या आपका इक्वेशन बन के सामने आ रहा है A100 इज इक्वल टू x प्लस 99 D आपका इक्वेशन नंबर 1 बन रहा है फॉर AP2 के लिए हमने इसको Q मान लिया और यहाँ पे P इज इक्वल टू बन रहा है x प्लस 99D यहाँ पे P इज इक्वल टू क्या बन रहा है x प्लस 99D ये आपका क्या है इक्वेशन नंबर 1 है और यहाँ पे Q इज इक्वल टू क्या बन रहा है y प्लस 99D दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2 अब देखें दो इक्वेशन है और यहाँ पे बोल रहा था कि डिफरेंस कितना है 100th टर्म का 100th टर्म का डिफरेंस कितना है 100 है यानी P माइनस Q का वैल्यू कितना दिया हुआ है 100 दिया हुआ है तो आप क्या करिए फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए फर्स्ट इक्वेशन को आप ठीक है फर्स्ट इक्वेशन को आप जो है इक्वेशन नंबर 2 से सब्ट्रैक्ट करिएगा देखिए सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या होगा P माइनस Q यहाँ पे माइनस आ जाएगा x माइनस वाई यहाँ पे माइनस आ जाएगा यहाँ पे माइनस आ जाएगा यहाँ 99D यहाँ माइनस 99 ये कैंसिल हो जाएगा पार्ट यानी P माइनस Q इज इक्वल टू क्या मिलेगा x माइनस वाई और P माइनस Q दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है 100 यानी x माइनस वाई इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ गया 100 आ गया x माइनस वाई की वैल्यू आपने क्या निकाल ली 100 इसको आपने इक्वेशन नंबर 3 दे दिया ठीक है ना अब आ जाइए थाउजेंड्स का इसने डिफरेंस पूछा है तो जैसे 100 के लिए हमने इक्वेशन लिखा है वैसे अब हम 1000 के लिए लिखेंगे तो यहाँ पे हमने 100 टर्म को P और दूसरे के 100 टर्म को Q मान लिया था ऐसे यहाँ पे
थाउजेंड्स, पहले के थाउजेंड टर्म को हमने आर मान लिया और दूसरे के थाउजेंड टर्म को हमने एस मान लिया। तो ऐसे इसको लिखने की कोशिश करें, आर इज इक्वल टू क्या बनेगा, एक्स प्लस 999d और एस इज इक्वल टू वाई प्लस 999d। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या करेंगे, डिफरेंस फाइंड आउट करना है ना, तो यहाँ पे माइनस आ गया, ये आपका फोर्थ इक्वेशन होगा और ये आपका फिफ्थ इक्वेशन होगा। फोर्थ में से फिफ्थ को सब्ट्रैक्ट करिए, आर एस है ना, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे सिंबल क्या बनेगा इसका, माइनस, यहाँ पे y का सिंबल क्या बनेगा, माइनस, यहाँ पे 999d का क्या बनेगा, माइनस, ये कॉमन है, कैंसिल हो जाएगा, यानी r माइनस एस इज इक्वल टू क्या आ रहा है, x माइनस वाई, और x माइनस वाई आप इक्वेशन 3 से देखें क्या आ रहा है, यानी r माइनस एस इज इक्वल टू हो जाएगा फिर इस बार क्या 100, यानी आपका थाउजेंड टर्म का भी डिफरेंस कितना आएगा, 100 आएगा। तो आई होप इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर आपको कुछ डाउट है तो प्लीज आप कमेंट करें, हमसे सवाल पूछें, हम आपके जो है कंफ्यूजन को क्लियर करेंगे स्टूडेंट, ठीक है ना। तो चलते हैं अगले प्रॉब्लम पे अब। ठीक है, ये आपका 13 प्रॉब्लम है। यहाँ पे क्या है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 7, 7 से कितने 3 डिजिट नंबर जो है डिविजिबल है, 3 डिजिट। ठीक है, तो 7 से डिविजिबल होंगे और 3 डिजिट के होने चाहिए। तो 3 डिजिट का लोएस्ट नंबर क्या होता है, 100 होता है ना। तो 107 से डिविजिबल है, नहीं है। तो अब नेक्स्ट पे ट्राई करेंगे, 101 है, नहीं है। 102 है, नहीं है, 7 से डिवाइड करके चेक कर रहे हैं सब। 104 है, नहीं है। 105 ये आपका 7 से डिविजिबल है। देखें 105 डिवाइडेड बाई 7, 7 1 जा 7, 3 5 7 5 जा 35 है ना, डिविजिबल है। ओके, तो सबसे लोवेस्ट नंबर क्या होगा 3 डिजिट का जो 7 से डिविजिबल होगा, 105। अब अगला टर्म आप लिख सकते हैं कि नहीं, जब 7 से डिविजिबल होगा तो इसमें 7 7 7 ऐड करते हुए चले जाइए। अब क्या कर लीजिए, लास्ट टर्म निकाल लीजिए। तो 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर क्या होता है, 999। 999 7 से डिविजिबल है, जरा देखें। 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, 1 9 7 2 जा हाउ मच 14, रिमाइंडर आ गया 5, रिमाइंडर आ गया, इट मींस डिविजिबल नहीं है। ऐसे ही इससे छोटा नंबर क्या होगा 998, उससे छोटा क्या होगा 997, 996, 995 एंड 994। ये जो होगा 994 क्या होगा 7 से डिविजिबल होगा। यानी आपको ये सीरीज पता चल गई, और ये जो सीरीज पता चल गई इसमें कॉमन जो डिफरेंस आ रहा है वो 7 है। इसलिए ये जो नंबर का जो ये आपका नंबर का ये जो ग्रुप ऑफ नंबर्स यहाँ पे बन रहे हैं, इसमें क्या होगा कि ये एपी को फॉर्म करेंगे। ठीक है, क्योंकि डिफरेंस क्या है, कॉमन है, 7 आ रहा है। अब देखें आपको लास्ट टर्म आपको मिल गया, तो एन की वैल्यू निकाल लेंगे कि नहीं निकालेंगे। तो यहाँ पे एन इज इक्वल टू 994 कर दिए, ए का वैल्यू दिया हुआ 105, डी का वैल्यू 7, इस फॉर्मूले पे आप इसको पुट करिए, यहां से एन की वैल्यू आ गई 128। ठीक है, सो देयर आर 128 3 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाई 7, यानी 3 डिजिट के टोटल कितने नंबर 7 से डिविजिबल होंगे, 128 नंबर्स। ठीक है ना। तो आई होप आप लोगों को इसका सोल्यूशन समझ में आया होगा। 7 से डिविजिबल का आप जो है फर्स्ट टर्म लिख लीजिए और लास्ट टर्म लिख लीजिए। तो फर्स्ट और लास्ट लिखने का तरीका क्या है कि 3 डिजिट का लोएस्ट नंबर क्या होता है, 100 होता है, और 3 डिजिट का हाईएस्ट नंबर क्या होता है, 999 होता है। यानी 100 के करीब वाला 7 से डिविजिबल पहला नंबर लिख लीजिए, और 999 के करीब वाला 3 डिजिट का वो नंबर लिख लीजिए। दोनों नंबर पता चल गए, ए पता चल गया और ए एन पता चल गया, बीच के नंबर में 7 7 ऐड करते चले जाइए, नंबर पता चल जाएंगे। तो यहां से आपको ये सीरीज एपी की पता चल गई। अब ए एन का फॉर्मूला यूज करके आप जो है एन का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो एन इज इक्वल टू आएगा 128, यानी टोटल 128 टर्म्स होंगे, नंबर्स होंगे जो कि 7 से डिविजिबल होंगे। ठीक है ना, चलते हैं अगले प्रॉब्लम पे स्टूडेंट। अब हम लोग आ गए हैं अपने 40th प्रॉब्लम पे। ठीक है, 14वां प्रॉब्लम क्या है, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। 10 और 250 के बीच में 4 के मल्टीपल के कितने नंबर जो है लाई करते हैं। सिमिलर आपका लास्ट क्वेश्चन 13 की तरह है। यहाँ पे आप पहले लिस्ट बना लीजिए नंबर्स की, और ये एपी में होंगे ही क्योंकि 4 का डिफरेंस बोल रहा है, तो कॉमन डिफरेंस 4 आ जाएगा। ये फॉर्मूला यूज करी और यहाँ से इनकी वैल्यू आ गई 60, यानी टोटल कितने नंबर्स होंगे, 60 नंबर्स होंगे जो 10 और 250 के बीच में लाई करेंगे, जो कि 4 के मल्टीपल होंगे, या कहें कि 4 से डिविजिबल होंगे। ठीक है ना।
तो आई होप इसको ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, सिमिलर आपके लास्ट प्रॉब्लम की तरह है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रॉब्लम पे। ठीक है स्टूडेंट, ये आपका 50th प्रॉब्लम है। ठीक है, क्या कह रहा है, फॉर व्हाट द वैल्यू ऑफ एन, एन के किस वैल्यू के लिए आर द nth टर्म ऑफ टू एपीज, यहाँ पे भी दो एपी दिए हुए हैं, एक ये है और दूसरा एपीज क्या है, ये है। ठीक है, तो इसके पूछ रहा है कि एन के किस टर्म के लिए, एन के किस वैल्यू के लिए nth टर्म क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, इक्वल। ठीक है ना, एन के किस वैल्यू के लिए एन का वैल्यू सेम होगा फॉर दीज टू एपीज। तो अब हम क्या करेंगे, पहले वाला जो एपी है उसके हम nth टर्म का फॉर्मूला लिखते हैं। nth टर्म का फॉर्मूला यानी an इज इक्वल टू निकालते हैं और इसको हमने दे दिया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, सारे डेटा दिए हुए हैं उनको लिख लिया और फॉर्मूले में लिया कर पुट कर दिया। यहां से an इज इक्वल टू समथिंग आ रहा है 63 प्लस 2 इंटू n माइनस 1। ठीक है, ये आपका इक्वेशन नंबर 1 मान लिए। ऐसे ही हमने दूसरे एपी के लिए लिख दिया और यहां से एन की वैल्यू आ गई 3 प्लस 7 n माइनस 1। ठीक है, अब क्या कह रहा है, फॉर व्हाट द वैल्यू ऑफ एन, nth टर्म ऑफ टू एपीज आर इक्वल, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन an क्या हो, बराबर हो, तो हम क्या लिख सकते हैं, अगर an बराबर है, द nth टर्म ऑफ बोथ एपीज आर इक्वल, देन वी कैन राइट इक्वेशन 1 इज इक्वल टू इक्वेशन 2। लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। इक्वेशन 1 की वैल्यू क्या है, 63 प्लस 2 इंटू एन माइनस 1, 63 प्लस 2 इंटू एन माइनस 1। इक्वेशन 2 की वैल्यू क्या है, 3 प्लस 7 इंटू एन माइनस 1। इसी को सॉल्व करें, एक इक्वेशन बन रहा है, एक अननोन एन है, एन की वैल्यू बहुत ही आसानी से आप निकाल ले जाएंगे। यहाँ पे एन की वैल्यू आ रही है 13, यानी इन दोनों एपीज का 30th टर्म जो होगा वो इक्वल होगा। तो आई होप इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। ठीक है, चलते हैं अब अगले प्रॉब्लम पे स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, अब हम लोग आ चुके हैं अपने 60th प्रॉब्लम पे। ठीक है, क्या कह रहा है, डिटरमाइन द एपी, आपको एपी फाइंड आउट करना है, whose third term is 16, यानी क्या दिया हुआ है, a3 is equal to 16 and the seventh term exceed the fifth terms by 12। सेवेंथ टर्म फिफ्थ टर्म से कितना ज्यादा है, 12 ज्यादा है, यानी a7 minus 15 is equal to 12। फाइंड एपी, एपी आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है ना, तो सबसे पहले अब हम फॉर्मूला पे यूज करते हैं, ये आपका फॉर्मूला है an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है ना स्टूडेंट, a3 इज इक्वल टू क्या बनेगा यहाँ पे, a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, यानी a प्लस 2d। a3 का बनेगा a प्लस 2d इज इक्वल टू हाउ मच, 16। कितना दिया है a3, 16, यानी a प्लस 2d का वैल्यू आपने निकाल लिया हाउ मच, 16। इसको आपने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1। अब ऐसे ही आ जाइए, यहां पे क्या है, डिफरेंस दिया हुआ था ना, a7 माइनस a5 इज इक्वल टू 12 दिया हुआ था। a7 के लिए फॉर्मूला लिखिए, ये हो गया, और a5 के लिए ये हो गया, यानी यहां से क्या निकल के आ गया, आपका a कैंसिल हो जाएगा, 2d इज इक्वल टू 12, यानी d इज इक्वल टू क्या मिल गया, 6 मिल गया। डी का वैल्यू मिल गया। अब डी का वैल्यू ले जाके क्वेश्चन नंबर 1 में पुट कर दीजिए, यहां से ए की वैल्यू मिल गई 4। अब ये बताओ, अब ए और डी पता चल गया तो आप एपी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। जनरल फॉर्मूला याद करिए नोट का, वो एपी का फॉर्मूला होगा ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d कॉमा ए प्लस 3d कॉमा ए प्लस 4d। ओके, ए कितना है 4, ए प्लस डी यानी 4 प्लस 6 10, 10 प्लस 6 16, 16 प्लस 6 22 28, ऐसे ही आपका एपी आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है ना, तो आई होप इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, यही आपका इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, तो जो दिए हुए डेटा है उसको बहुत अच्छे से और आराम से लिखें और पेशेंस के साथ इस फॉर्मूले पे एक एक चीजों को रखें और उसको सॉल्व करें, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आपका काम आसान होने वाला है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना इस फॉर्मूले को आप बार बार यूज करेंगे, उतना ही आपका जो है माइंड जो है शार्प होगा और उतने ही आसानी होगी आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में। प्रॉब्लम जैसे कुछ भी, कोई भी प्रॉब्लम है, कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है, यही फॉर्मूला बार बार यूज हो रहा है, स्टेटमेंट बार बार चेंज हो रहे हैं, तो स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करें। और सबसे आसान तरीका होता है कि जो दिया हुआ स्टेटमेंट है स्टूडेंट, उसको जो है पहले लिख लें अपने सामने, ताकि फॉर्मूला यूज करना आपके लिए आसान हो। ठीक है ना, तो चलिए 70th प्रॉब्लम पे आ गए हम लोग। क्या कहता है आपका 70th प्रॉब्लम, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ एपी 3, 8, 13। कह रहा है कि लास्ट से आपको 20th टर्म फाइंड आउट करना है, लास्ट से। ठीक है, अब हम लोग इस ईपी को क्या करते हैं, रिवर्स कर देते हैं। ठीक है, तो और आसानी से निकल जाएगा। दो तरीके हैं, आपकी मर्जी है, आप जिधर से चाहें उधर से निकाल लें। हमने जो है ऐसा प्रॉब्लम सॉल्व किया है, आप जाके देखेंगे प्रीवियस लेक्चर्स में, तो उसमें आपका जो इससे पहले का जो एग्जांपल्स के प्रॉब्लम है,
nth टर्म ऑफ एपी के जो एग्जांपल्स के प्रॉब्लम है उसमें एक प्रॉब्लम आई थिंक ऐसा आया हुआ है, ठीक है ना। तो हमने क्या मान लिया, ये आसान तरीका है कि हमने इसको रिवर्स कर दिया जो हमारा एपी बन रहा था, ठीक है ना स्टूडेंट। तो यहां पे देखें ए इज इक्वल टू कितना है 253 हो जाएगा, और ये सीरीज पलट गई है, यानी अभी ऐसा हो गया 253 कॉमा डॉट 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 कॉमा 13 कॉमा 8 कॉमा 3, ठीक है ना। अब ये देखें ए एन इज इक्वल टू क्या है, सॉरी ए एन इज इक्वल टू क्या है 3 है, ठीक है लास्ट टर्म है ये। और यहाँ पे ए इज इक्वल टू क्या है 253 है, कॉमन डिफरेंस डी निकालना है। अब इसमें देखें 13 है और 8 है, सक्सेसिव टर्म आपका 8 होगा और प्रीसीडिंग टर्म आपका 13 होगा, यानी 8 माइनस 13, तो ये क्या हो जाएगा -5। डी की वैल्यू क्या आ गई -5, ये पता चल गया, डी पता चल गया। अब क्या कह रहा है, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म, यानी 20th टर्म आपको फाइंड आउट करना है, यानी A20 आपको फाइंड आउट करना है, A प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। ए की वैल्यू क्या लगेगी यहाँ पे 253, ये नहीं यूज करेंगे क्योंकि हमने सीरीज को पलट दिया है, हमको लास्ट टर्म से 20th टर्म पे पहुंचना था, ठीक है। तो ए क्या हो जाएगा 253 प्लस n-1 यानी 20 - 1 यानी 19 और मल्टीप्लाई बाय डी, डी कितना है -5, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा 253 माइनस 95 इज इक्वल टू हाउ मच 158। बहुत ही आसानी से पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए। तो जो 20th टर्म होगा लास्ट टर्म से वो क्या होगा 158 होगा। तो आई होप आप लोगों को इसका सोल्यूशन अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। ऐसे प्रॉब्लम अगर आते हैं तो आप चाहें तो उसको एपी को रिवर्स करके आप ऐसे उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर वैसे नहीं करना चाह रहे हैं, इस तरीके से करना चाह रहे हैं, तो आप पहले इनकी वैल्यू निकाल लीजिए, nth टर्म यानी किस टर्म पे ये 253 आ रहा है, फिर उसी हिसाब से आप उसको डाउन 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 करते हुए लिखते चले जाइए और जो 20th पोजीशन पे आएगा लास्ट से उसको आप लिख दीजिएगा। तो ये वाला तरीका बेहद आसान है, तो आई थिंक इसी को यूज करें तो ज्यादा सही होगा, ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं अब अगले प्रॉब्लम पे स्टूडेंट, ठीक है ना। ठीक है स्टूडेंट, अब हम लोग आ चुके हैं अपने 80th प्रॉब्लम पे, ठीक है। क्या कह रहा है प्रॉब्लम, जो दिया हुआ डेटा है उसको आप जो है सामने लिखने की कोशिश करें। द सम ऑफ द 4th and 8th टर्म ऑफ एन एपी इज 24। क्या कह रहा है A4 प्लस A8 इज इक्वल टू क्या है 24 है, एंड द सम ऑफ द 6th and 10th टर्म इज 44, यानी A6 प्लस A10 इज इक्वल टू कितना है 44 है। फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एपी, यानी A1 A2 A3 आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। अब देखें स्टूडेंट, यहां से आप इक्वेशन बनाने की कोशिश करें। पहला जो डेटा दिया हुआ है A4 प्लस A5 A4 प्लस A8 इज इक्वल टू 24, इस फॉर्मूले पे रखें और इसको सॉल्व करें। A4 प्लस A8 इज इक्वल टू हाउ मच 24, तो यहां पे आ जाएगा A प्लस 3D प्लस A प्लस 7D इज इक्वल टू 24। फॉर्मूला यहाँ पे हमने ये यूज कर दिया है, यानी 2A प्लस 10D इज इक्वल टू 24, 2 से डिविजिबल है सारे नंबर्स, तो यहाँ पे बन जाएगा इक्वेशन नंबर 1 आपका A प्लस 5D इज इक्वल टू 12। ऐसे ही दूसरा जो डेटा दिया हुआ है A6 प्लस 18 इज इक्वल टू 44, वहां से आप इक्वेशन 2 निकाल लिए A प्लस 7D इज इक्वल टू 22। अब ये देखें दोनों इक्वेशन को, इक्वेशन 1 और 2 को, दो अननोन है और दो इक्वेशन है, तो वैल्यू निकल जाएगी कि नहीं निकल जाएगी अननोन की। तो यहां से हमने सब्ट्रैक्ट किया इक्वेशन 1 को फ्रॉम 2 से, तो यहां से आ गया d इज इक्वल टू 5, डी का वैल्यू आप चाहो तो 1 में रखो 2 में रखो, वैल्यू सेम आएगी। ए हमको मिल गया कितना -13, ए कितना मिल गया -13। अब ए मिल गया यानी A1 हमको मिल गया। सेकंड टर्म आप लिख सकते हैं कि नहीं, A2 इज इक्वल टू क्या होगा A1 प्लस डी यानी -13 प्लस 5 यानी -8। A3 क्या होगा A2 प्लस डी -8 प्लस 5 यानी -3। सो द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ AP इज AP आर व्हाट -13 -8 एंड -3। तो आई होप आप लोगों को ये सोल्यूशन समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। चलते हैं अब अगले प्रॉब्लम पे स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट। अब हम लोग आ चुके हैं अपने 90th प्रॉब्लम पे, ठीक है। क्या कह रहा है सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ रुपीज 5000 के एनुअल सैलरी पे उन्होंने काम शुरू किया 1995 में। रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ रुपीज 200 ईच ईयर, हर साल उनका इंक्रीमेंट सैलरी में कितना हो रहा है 200 का हो रहा है। इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच रुपीज 7000, कौन से साल उनका जो है इनकम 7000 पहुंच जाएगा। यानी इन्होंने स्टार्ट किया है कहां से 5000 से, और कौन से साल यानी n इज इक्वल टू क्या होगा जब इनकी सैलरी पहुंच जाएगी 7000, और हर साल इनको एक
फिक्स जो है, इनको फिक्स इंक्रीमेंट मिल रहा है कितने का, 200 रुपीज का। तो यहां पे देखें, ये 5000 क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। यहां से शुरू हुआ है, 7000 तक पहुंचना है, यानी ये ए एन हो जाएगा। ये फिक्स आपका इंक्रीमेंट हो रहा है हर साल, तो ये आपका डी हो जाएगा। अब कोई कंफ्यूजन है, कोई कंफ्यूजन है आपके सामने, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आई होप आ जाइए इस फॉर्मूले पे और अप्लाई कर दीजिए सारे वैल्यूज को, ठीक है। सारे वैल्यू पुट करके आप यहां से एन की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन कितना है 7000, ए कितना है 5000, एन माइनस वन एन आपको निकालना है, 200 क्या है आपका कॉमन डिफरेंस है। एन इज इक्वल टू क्या आ गया 11। सो ऑन 11th ईयर हिज एनुअल सैलरी रीच एट ₹7,000। तो आई होप इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए और इसको आप जो है समझ गए होंगे, ठीक है ना। कोई भी प्रॉब्लम में कोई भी कंफ्यूजन है प्लीज आप कमेंट करें, हम उसको कंफ्यूजन को दूर करने का काम करेंगे, ठीक है ना स्टूडेंट। चलिए अब आज के लास्ट प्रॉब्लम पे 20th प्रॉब्लम आपका, ठीक है स्टूडेंट। अब हम लोग आ चुके हैं अपने लास्ट प्रॉब्लम पे, 20th प्रॉब्लम पे, ठीक है ना। इसमें क्या कह रहा है, रामाकली सेव्ड ₹5 इन द फर्स्ट वीक ऑफ अ ईयर, ठीक है। इसी साल के पहले वीक में रामाकली ने कितने रुपए सेव किए, ₹5 उन्होंने सेव किया। एंड देन इंक्रीज्ड हर वीकली सेविंग बाय ₹1.75, ठीक है। और वीकली अब उनके सेविंग में इंक्रीमेंट होता गया, हाउ मच रुपीज, ₹1.75। इफ इन द nth वीक हर वीकली सेविंग बिकम्स ₹20.75, फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। यानी देखो ₹5 उन्होंने पहले वीक में सेव किया, दूसरे वीक में क्या हुआ, वो 5 बढ़कर के क्या हो गया, उसमें 1.75 और इंक्रीज हो गया, यानी दूसरे वीक में उनकी सेविंग क्या हो गई 6.75। ऐसे ही उनका हर वीक जो है सेविंग बढ़ता गया। तो कह रहा है nth वीक में उनकी सेविंग कितनी आ गई 20.75। सेम लाइक लास्ट प्रॉब्लम है, थोड़ा सा इसमें लैंग्वेज का फर्क है। तो पहले यानी शुरू कहां से हुआ इनका ₹5 से, तो ए क्या हो जाएगा 5, ठीक है ना। एक फिक्स जो है हर वीक में उनका इंक्रीमेंट हो रहा है, यानी यही है कॉमन डिफरेंस, डी कितना है 1.75। और लास्ट में कितना हो जा रहा है सेविंग इनका, ए एन कितना हो जा रहा है, ए एन इनका हो जा रहा है ₹20.75। अब बताइए एन निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं, यही फॉर्मूला है। और आपका 3 जो है वैल्यू दिए हुए हैं, चौथा आप जो है इस इक्वेशन पे वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं। यहां पे यही चीज लिखा है, लेट nth ईयर हर सेविंग बिकम ₹20.75, यानी क्या होगा nth ईयर उसकी सेविंग जो है ₹20.75 हो जाएगी। Here it is given Ramakali is saving in the first week of the year, यानी A1 is equal to ₹5। वीकली इंक्रीमेंट इन हर सेविंग, यानी एक फिक्स इंक्रीमेंट हो रहा है हर वीक, तो ये क्या हो जाएगा कॉमन डिफरेंस डी, और एन यहाँ पे हो जाएगा 20.75, एन आपको निकालना है। और ये एपी जो बनेगा कुछ ऐसा बनेगा, पहला टर्म 5, और जब आपको कॉमन डिफरेंस पता हो तो आप आसानी से लिख सकते हैं 5 प्लस डी, नेक्स्ट टर्म 5 प्लस 2d, नेक्स्ट टर्म 5 प्लस 3d, ऐसे ऐसे लास्ट टर्म क्या हो जा रहा है 20.75, ठीक है ना। ये एपी आपको पता चल गया। अब आपको निकालना है कि कौन से वीक में एन की वैल्यू क्या होगी, इस फॉर्मूले पर रख दीजिए। यहां से आपको सारे वैल्यू आपने पुट कर दिए, एन आपने रख दिया 20.75, ए आपने 5, एन माइनस 1 ऐसे ही रहेगा, डी आपका 1.75, यहां से एन की वैल्यू आ गई कितनी 10 आ गई। सो ऑन 10th वीक हर वीकली सेविंग बिकम ₹20.75। तो आई होप स्टूडेंट इसमें आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा और ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। एक बार फिर हमसे कह रहे हैं कि प्लीज आप जो है वीडियो को पूरा वॉच करें, और कहीं भी किसी भी प्रॉब्लम में कोई डाउट आ रहा है, कोई कंफ्यूजन हो रहा है, तो प्लीज आप कमेंट करके हमसे सवाल पूछें, हम आपके कंफ्यूजन को क्लियर करने का काम करेंगे, ठीक है ना। तो आज यहीं पे आपका अब एक्सरसाइज 5.2 का होता है द एंड। तो स्टूडेंट आप लोगों को हमारा ये चैनल कैसा लग रहा है, हम लास्ट में आपसे फीडबैक आपका जानना चाहते हैं, और हर स्लाइड में हम आपसे यही रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप हमारे वीडियोस को वॉच कर रहे हैं तो प्लीज एक काम करिए, स्किप बिल्कुल मत करिए, क्योंकि स्किप करेंगे तो आपका लॉस होगा, आपका कोई ना कोई कॉन्सेप्ट, कोई ना कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन छूट जाएगा, जिससे आपको एग्जामिनेशन में प्रॉब्लम हो सकती है। और दूसरी चीज है कि आप प्लीज जो है फीडबैक दें, हम जो आपका क्लास ले रहे हैं इसमें जो हमारा वे ऑफ एक्सप्लेनेशन है, जो हमारा वे ऑफ एक्सप्लेनेशन है,
इसमें आपको अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है या हमारे जो है नोट्स में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, तो प्लीज आप जो है फीडबैक हमको दें, तभी हम जो है इसमें कुछ इंप्रूवमेंट कर पाएंगे। बाकी हम अपने तरफ से बेस्ट नोट्स और बेस्ट एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश कर रहे हैं, हम अपने तरफ से बेस्ट की कोशिश कर रहे हैं। बाकी आप लोगों को अगर कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी डाउट है, तो प्लीज आप लोग फीडबैक दें, आप लोग कमेंट करें, हम इसको और इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना स्टूडेंट। और हमारा जो है जूम पे भी क्लास अवेलेबल है, जूम पे भी क्लास अवेलेबल है। अगर कोई स्टूडेंट ऑनलाइन क्लास से कनेक्ट होना चाह रहे हैं, अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट मिनिमम 5 to 10, ओके, एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट अगर हमसे जूम पे कनेक्ट होना चाह रहा है किसी भी क्लास के लिए, वो चाहे 9th का क्लास हो, चाहे आपका 10th का हो, चाहे आपका जो है 11th का हो, चाहे आपका 12th, या डिफरेंट आपके बैचलर के मैथमेटिक्स के जो भी आपके कोर्सेज होंगे जिसमें मैथमेटिक्स पढ़ाया जाता है, आप हमसे ग्रुप ऑफ मिनिमम 5 to 10 स्टूडेंट हमसे कनेक्ट हो जाए तो हम उनके लिए पर्सनल क्लासेज स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना। तो जूम पे आप चाहे तो हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। और आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज जो भी इस स्टैंडर्ड के 9th 10th 11th 12th और बैचलर के जो भी इस स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हैं, प्लीज आप लोग अपने आसपास के स्टूडेंट्स को मोटिवेट करें इस चैनल से कनेक्ट होने के लिए, और हमारे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका ये चैनल है ER मैथ्स अकेडमी, यहाँ पे आपको मैथमेटिक्स का कंप्लीट सॉल्यूशन मिलने वाला है, ठीक है ना। आपको इधर उधर भटकने की कोई जरूरत नहीं है, मैथमेटिक्स का बहुत ही बड़ा सेंटर यहाँ पे ओपन हो चुका है, ठीक है ना। तो आप लोग प्लीज हमारे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक पहुंचाएं ताकि आप जैसे और भी स्टूडेंट इस लेक्चर का फायदा उठा सकें। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।